Ladies and gentlemen, are you ready? हिंदी ग्रामर शुरू करने जा तो हमारा जो से ही शुरू करेंगे। व्याकरण में सबसे पहले वर्णमाला से ही शुरू करेंगे, 0 से ऊपर तक। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक को भी पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में, उसका अर्थ क्या है, उसके मीनिंग क्या है, इसके बारे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो जो वर्णमाला है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक वर्ण, दूसरा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी कहते हैं, छोटी इकाई होती है, 2 टुकड़े ना हो सके, कहते हैं वर्ण। अच्छा, माला किसे कहते हैं? माला किसी चीज से मिलकर जो बनती है, यानी किसी चीजों का समूह बनता है, उसको क्या कहते हैं? माला। तो यहाँ पर किसकी माला बनेगी? वर्णों की। यहाँ पे वर्णों की बात हो रही है तो किसकी बनेगी? वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, वर्ण क्या होते हैं? सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्ण के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ध्वनि। इसको ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। ध्वनि और वर्ण बराबर होते हैं, चाहे ध्वनि आ जाए, यानी जो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं, और उसी का लिखित रूप होता है वो हम जो ए आ छोटी बड़ी होती है वो क्या होती है? ध्वनि का लिखित रूप होता है, और जब मुख से आवाज निकलती है उसको ध्वनि कहते हैं। तो वर्ण और ध्वनि बराबर होती है। तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। अगर हम लिखेंगे ए के पे चे, तो ये क्या है? यह है तो वर्ण ही, वर्णों से ही है, लेकिन जो इनका क्रम है वो ठीक नहीं है ना। अगर इनका व्यवस्थित क्रम होगा तो ही वर्णमाला कहलाएगी। अगर हम ऐसे लिख देंगे तो वो वर्णमाला नहीं कहलाएगी। तो जिस तरीके से शुरू में क्या आएगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, तो उस तरीके से वो वर्णमाला होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं वर्णमाला हमारी मिलकर किन किन से बनी है। जो हमारे कुल वर्ण हैं वो कितने हैं? 52। टोटल जो हमारे वर्ण हैं वो 52 हैं। तो इनमें जो स्वर हैं वो कितने हैं? 11। स्पर्श व्यंजन ये कितने हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन यह है 4। ऊष्म व्यंजन ये कितने हैं? 4। और आगत अयोगवाह ये कितने हैं? 2। इसके अलावा जो हमारे देवगुण व्यंजन है, देवगुण व्यंजन, इनको ही हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, ताड़न जात भी कहते हैं। ये कितने हैं? 2। स्वर ए आ छोटी बड़ी छोटौ बड़ौ, री ए आई ओ औ। और जो स्पर्श व्यंजन है वो 25 हैं। इनका 5 का ग्रुप है, तो ये कुल कितने हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? ये, रे, ले और वे। उस व्यंजन में 4 आते हैं। ये कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। अयोगवाह, अन और ए। ये संयुक्त व्यंजन है, सॉरी। इसमें क्या आएगा? से और व्यंजन में डे और डे।
बिंदी के साथ। अच्छा ये टोटल ये दो ये टोटल कितने हो गए? अच्छा ये भी 4 हैं संयुक्त व्यंजन। ये कितने हैं? 4। तो ये टोटल कितने हो गए? 52 जो हमारी मिलकर बने। ठीक है, इसमें स्वर हैं और व्यंजन। अच्छा अब हम इनको, ये टोटल कितने हो गए? 52। इनको हम जितने भी वर्ण हैं इनको कितने भागों में? 2 भागों में, स्वर और एक व्यंजन। हमारे स्वर हैं जो कुल कितने स्वर हैं? 11। और जो हमारे मूल व्यंजन है वो कितने हैं? मूल व्यंजन किनको कहते हैं? मूल व्यंजन में स्पर्श व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, और जो हमारे ऊष्म व्यंजन है ये कितने हो गए? 33। कितने हो गए? मूल व्यंजन। और अगर कुल व्यंजन पूछें तो उसमें जो हमारे ये द्विगुण व्यंजन है ये और शामिल हो जाते हैं 2। ये टोटल कितने हो गए? 35। मूल व्यंजन पूछे तो 33, कुल व्यंजन पूछे तो 35। ठीक है। अच्छा जो हमारे स्वर हैं ये कितने हैं? 11। इनमें से अगर मूल स्वर पूछे, मूल स्वर, मूल मतलब जहां से मूल जड़, जहां से मिलकर दूसरे बने, तो ये 4 हैं। कितने हैं? 4। 4 में कौन कौन से आएंगे? ए, छोटी, छोटा ऊ, री, ये हमारे क्या हैं? मूल स्वर। बाकी जो बच गए वो इन्हीं से मिलके बने हैं। जैसे आ है, ए प्लस ए, बड़ा ऊ है, ऊ प्लस ऊ, तो ये सारे इनसे ही मिलके बने। मूल कितने हैं? 4। डन। वर्णों को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। हमने पढ़े हैं स्वर कितने? 11, व्यंजन कितने? कुल 35 हैं। ठीक है, 33 मूल और कुल कितने हैं? 35। मूल 33 और 2 कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन। कुल हैं 35। अच्छा सबसे पहले हम इन स्वरों को जो 11 हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजनों के बारे में। ठीक है, तो स्वर, सबसे पहले स्वर कहते किसे हैं? स्वर वो वर्ण होते हैं जो दूसरे किसी वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और जो व्यंजन, जो हमारे ये व्यंजन होते हैं ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और ये कुल कितने होते हैं? 11। अच्छा जो स्वर हैं इनके बारे में सबसे पहले देखेंगे हम इनको। ये जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं ना, 2 तरीके से होते हैं। एक तो स्वतंत्र रूप से, जैसे कहीं भी आ गया आम, आम है। ठीक है, इसमें आ क्या है? एक स्वर है, तो स्वतंत्र रूप से आया, जैसे इसकी सूरत है उसी रूप में आया। लेकिन दूसरे ये मात्राओं के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने लिख दिया काम, तो यहां पर भी आ है। क्या है? आ। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम कैसे करेंगे? के प्लस में आ प्लस में मैं और प्लस में ए। जो व्यंजन होते हैं अगर हमें किसी की भी तो उसमें क्या है? जैसे हमने लिखा का, तो ये क्या है? आधा के प्लस में ए। तो ये मात्रा के रूप में भी भाषा में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मात्रा हो रहे हैं, इसको हम
मात्राओं के आधार पर हम इनको कितने भागों में बांटते हैं। मात्राओं या काल के आधार पर सौरों का वर्गीकरण। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ, तीसरा पलुत। अच्छा, छोटा ऊ और री, ये 4 आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बच गए वो कहाँ आएंगे? दीर्घ में आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ और औ। ये कितने हैं? 7। और ये कितने हैं? 4। अच्छा, पलुत में सबसे पहले देखो ह्रस्व स्वर वो होते हैं, हमने किस पे बांटे हैं? मात्राओं या काल का आधार पे। काल मतलब समय, इनके उच्चारण में समय लगता है जो, उसके आधार पर हम 3 तरीके से बांटते हैं। ह्रस्व में जो एक मात्रा के बराबर जिनमें समय लगता है उनको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। इनको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। और इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इससे डबल, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर। इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ए, इससे डबल समय लगेगा इसमें आ, ये ई, उ। ठीक है। अच्छा, जो पलुत हैं इनमें 3 मात्राओं का समय लगता है। कितने का? 3 मात्राओं का। इससे भी डबल समय लगता है। इसमें संस्कृत का अक्षर आते हैं, जैसे ओम लिख दिया, इसका साइन ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे ही हमने राम लिख दिया, इसमें एस टाइप का लिखा होता है ऐसे, जैसे मंत्रों में उच्चारण करते ओम, राम, इस तरीके से। ठीक है, हिंदी में इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन ये संस्कृत में होता है। ठीक है, मेन हमारे लिए ये है ह्रस्व और दीर्घ। तीसरा क्या है? पलुत। तो ये किस पे, इनका वर्गीकरण किस आधार पर? मात्राओं या काल के आधार पर, यानी इनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखेंगे जब इनका उच्चारण होता है तो जीभ के प्रयोग के आधार पर इनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है? किसके आधार पर? जीभ के प्रयोग के आधार पर। इसके भी 3 भाग हैं, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। ये जीभ है, ये जो हिस्सा है ये पछला हिस्सा है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? पश्च भाग। ये क्या है? मध्य भाग। और ये क्या है? अग्रभाग। पश्च माने पीछे, मध्य बीच में, अग्र आगे। जो ये होता है मध्य में, ये सिर्फ यहाँ ए होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे छोटी, बड़ी, ए और आई, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? जीभ। जब इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ का जो अगला हिस्सा है ये प्रयोग में आता है। ठीक है, बाकी जो बच गए वो कहाँ से हैं? पश्च भाग से। आ हो गया, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ओ और औ। ठीक है, यह हो गया
जीभ के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, 3 भागों में। ये पश्च भाग है, पिछला भाग, मध्य बीच का, अग्रभाग आगे का। हमें ये याद रखना है, आ कहाँ से है, मध्य भाग से। बाकी ये 4 रखने हैं, बाकी जो बच गए वो कहाँ आएंगे, पश्च भाग में, पिछले भाग में, ठीक है। छोटी, बड़ी, ए, आई, ये आगे से, ए मध्य से और पीछे से आ, उ, ओ, औ, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि होठों के आधार पे कितने भागों में बांटते हैं, ठीक है। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ, जो हमारी होठों की हरकत होती है वो कैसी होती है, ठीक है, उसको हम आगे देखते हैं। होठों के आधार पर वर्गीकरण। इसके 2 प्रकार हैं, ठीक है। एक है वृत्तमुखी, वृत्तमुखी स्वर, और अवृत्तमुखी। अच्छा, वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त कहते हैं सर्कल। वृत्त किसको कहते हैं, सर्कल, जो आकृति गोल होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें ए लगा है, ए नहीं के लिए आता है, ठीक है, ए किसके लिए आता है, नहीं। अच्छा, वृत्त सर्कल को कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख है, जो वो यानी जो होंठ है वो गोल हो जाते हैं, वो कौन से होंगे, वृत्तमुखी। और जिनके उच्चारण में हमारे जो होंठ हैं वो गोल ना होकर फैल जाते हैं, ठीक है, गोल ना होकर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, उनको क्या कहेंगे, अवृत्तमुखी। तो इसमें कौन कौन सा आएंगे, इसमें आएंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक है, 4। बाकी जो बच गए वो किसमें, अवृत्तमुखी में, ए, आ, छोटी, बड़ी और ए, आई, ठीक है। ये वृत्तमुखी, ये अवृत्तमुखी। इनमें हमारे जब उच्चारण करते हैं तो होठ गोल हो जाते हैं, इनमें होठ गोल ना होकर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखेंगे इनका उच्चारण स्थान। स्वरों का क्या देखेंगे, उच्चारण स्थान, कौन सा स्वर कहाँ से अदा होता है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे उच्चारण स्थान कुल कितने होते हैं, जहाँ से हम वर्णों की या स्वरों की या व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, वो टोटल कितने होते हैं। ये जैसे एक आकृति है, ठीक है, इसमें देखो जो ये हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, कंठ। इससे ऊपर यह हमारा ऊपर का जबड़ा होता है, जो इसका पिछला भाग होता है यहाँ पे जाके, इसको क्या कहते हैं, तालू। और जो इसका बीच का भाग होता है यहाँ, यानी बीच से थोड़ा अगली तरफ, जहाँ से खुरदरा होता है, जीभ टच करके देखते हैं खुरदरा होता है, उसको क्या कहते हैं, मूर्धा, मूर्धा। इसके बाद हमारे आते हैं दंत, क्या आते हैं, और सबसे बाद में होंठ, ओष्ठ कह लो या होंठ, ठीक है। कितने हो गए, 5। सबसे पहले कंठ, उसके बाद तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ या होंठ, ठीक है। अब सबसे पहले इनको आसानी से याद करने के लिए हम स्वरों को लिखते हैं, किस तरीके से, ऐसे लिखेंगे, ए, आ, एक परिवार के दोनों, ई, उ, बीच में री, फिर ए, आई, ओ और औ, लिख लिए। अब देखो जो सबसे पहले ये लाइन है, जो शुरू की लाइन है, इसका होगा कहां से, कंठ से। यहां से शुरू करेंगे, ऊपर से लाते शुरू करेंगे यहां से, इनका क्या होगा, उच्चारण होगा, इनको क्या होगा, कंठी, ठीक है। दूसरी जो ये लाइन है, ये इसका कहां से होगा, ऊपर देखो, तालु,
इसीलिए इनको क्या कहेंगे? इसके बाद ये है, इससे ऊपर देखो क्या आएगा? मूर्धा। लेकिन ये मूर्धा से नहीं है, ये कहां से? होंठ से। इनका तो हमें पता है, जब इनको उच्चारण करते हैं वैसे भी होंठ गोल होते हैं ना, तो इनसे पहले ये आएगा री है जो ये कहां से? मूर्धा से। ठीक है, तीसरे पे क्या है? मूर्धा। अच्छा, ये कहां से है? जो हमारे ओष्ठ है, ओष्ठी, ओष्ठी। ठीक है, ओष्ठी। अब देखो ये जो ए और ऐ है, सबसे पहले देखो जो ए है वो हमारी ए प्लस में छोटी, इससे मिलकर बना ए। ठीक है, और जो ऐ है वो मिलकर बना है ए प्लस में, इससे क्या बनता है? ऐ। ठीक है, इनसे मिलकर ये बना है। हमें पता है इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है और इसका क्या है, हमें पता है। ए का क्या है? कंठ। ई का क्या है? तालु। तो ये मिक्स होकर क्या बन जाएंगे? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, क्योंकि कंठ से भी होगा और तालु से भी, तो इनको क्या कहेंगे? कंठ तालव्य। ठीक है, अच्छा ये देखो ये किससे मिलकर बना है? ये बना है जो ओ है ए प्लस में छोटा ऊ से, ओ बना है, और जो औ है ए प्लस में ओ से। ठीक है, तो ये हमें इसका पता है, इसका पता है और इसका पता है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और ऊ का ओष्ठ। तो ये क्या हो जाएगा? कंठोष्ठीय। ठीक है, कंठोष्ठीय। याद हो गए? आसान है, बस ये पता हो किस किस से मिलकर बना है, क्योंकि इसका भी हमें पता है, इसका पता तो हम मिला के कंठ तालव्य, इसका पता है, इसका पता, तो ये क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठीय। याद रहेंगे? थोड़ी सी रो गई। तो यहां तक समझ आ गया? जो हमारे, अच्छा इनसे क्वेश्चन बनते, ठीक है, ये एक फैमिली के, ये दूसरी के, ये तीसरी के, तो इनसे हमें पहले कंठ, फिर तालु, तीसरे जो यहाँ है ना ये मूर्धा से ना होगा, कहां से हो जाएंगे? ओष्ठ। क्योंकि जब इनको उ, ओ, औ जो चार बताए, ओष्ठ से री का मूर्धा, दांतों से ऊपर खूब। ठीक है, ये किससे बना है? ए प्लस में छोटी, और ये ए प्लस में ये ऐसे। ठीक है, ए और ऐसे। अच्छा, अब थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है। सबसे कितनी होती है? मूल स्वर, मूल स्वर चार। चार में कौन कौन से होंगे? ए, छोटी, छोटा ऊ और री। बाकी जो होंगे वो इन्हीं से मिलके बने। ठीक है, तो मूल स्वर कितने? 4, 11। कुल स्वर कितने हैं? 11। स्वर बगैर किसी की सहायता से बोले जाते हैं, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हिंदी भाषा में दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं, मात्राओं के रूप में और स्वतंत्र रूप में। मात्राओं के रूप में हम इनका 3 भागों में वर्गीकरण करते हैं, बांटते हैं। एक ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व जिनके उच्चारण में बहुत कम समय, एक मात्रा का समय, दीर्घ जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है, उनको हम द्विमात्रिक भी कहते हैं। और प्लुत में इनसे भी जो दीर्घ है इससे भी अधिक वो। फिर हम
हमने देखा था कि जीभ के प्रयोग भागों में बांटते हैं, 3 भाग होते हैं, पश्च बीच का और अग्रभाग। इसके बाद भागों में बांटते हैं, एक वृत्तमुखी, उच्चारण में हमारे होंठ गोल हो जाते हैं, अवृत्तमुखी जिनके उच्चारण में हमारे होंठ गोल ना होके फैल जाते हैं। फिर हमने देखा ए आ का कंठ है, छोटी बड़ी का तालु है, फिर री का मूर्धा है, और ओ और बड़ा होगा या होंठ। बाद जो ये है ए और आई, ये किनसे मिलके बने? ए प्लस में छोटी, तो ए का उच्चारण कंठ है, ई का तालु कंठ तालव्य हो गए। इसी तरह जो ये है लास्ट के ओ और औ, ये ए प्लस में ओ से मिलके बने, ए का उच्चारण स्थान कंठ है, ओ का होंठ, तो ये क्या हो गए? कंठ होष्ठ। ठीक है, क्या व्यंजनों के बारे में। ठीक है।